इनकी पल्स नहीं चल रही है। आई एम सो सॉरी, अब ये नहीं रहे। आप प्लीज पुलिस को बुला लीजिए। अरे लेकिन डॉक्टर, ये हादसा ही तो है। देखिए, ये एक जवान आदमी है। अगर किसी बूढ़े आदमी की ऐसे फिसलकर मौत हो जाती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ये जवान आदमी है, इसलिए आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। ये एक पुलिस केस है। लेकिन डॉक्टर, आप ही क्यों नहीं बना देते ये डेथ सर्टिफिकेट? जी नहीं, बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए कोई भी डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना सकता है। Excuse me। हेलो जी, नमस्ते मिश्रा जी। मिश्रा जी, मैं घनश्याम चौबे बोल रहा हूँ जी। हमारे घर पर एक हादसा हो गया। मैं घर पर ही हूँ जी। मेरे एक दूर के रिश्तेदार आए हुए थे जी। हाँ, उनका नाम है रूपेश शर्मा जी। बाथरूम में उनका पैर फिसल गया और वो गिर पड़े। हमने डॉक्टर को बुला लिया है। हमारे जानने वाले पड़ोस में ही रहते हैं। उनका कहना है कि उसकी पल्स नहीं चल रही जी। नहीं, थाने में रिपोर्ट करा देते हैं हम। देखो, अभी आप आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए तो अच्छा होगा जी। ठीक है। नमस्कार, क्राइम केस के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव भारद्वाज। रूपेश शर्मा घनश्याम चौबे का एक दूर का रिश्तेदार था। वो नौकरी के सिलसिले में सुल्तानगढ़ से बिंदकी आया हुआ था। कुछ दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक दिन रूपेश मृत पाया गया। जब पुलिस आई तो यह बात निकली कि बाथरूम में पैर फिसलकर सर के बल गिरने से रूपेश की मौत हो गई थी। घनश्याम चौबे जी बिंदकी तहसील के एक सम्मानित व्यक्ति थे और इसी कारण से इस केस को एक हादसे के रूप में देखा गया। एक जवान आदमी की बाथरूम में पैर फिसलकर गिर जाने से मौत हो जाना यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जीवन में अविश्वसनीय दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो क्या वाकई में इस केस में भी यही हुआ था या फिर सच कुछ और था जो छुपाया जा रहा था? बाबूजी, चाय। लाइए चाय। आहा, तो आज बिटिया ने इलायची वाली चाय बनाई है। हाँ? जी। ये तो हमारी फेवरेट चाय है बिटिया। बाबूजी, आप बुरा ना माने तो हम आपसे एक बात बोलना चाह रहे थे। हाँ, पूछो। बाबूजी, आप जानते हैं ना हम आपसे कितना प्यार करते हैं और हम आपकी सारी बातें मानते हैं। बिटिया, तुम हमारा मान हो, ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान हो। कहो, क्या बात है? बाबूजी, आप हमें प्लीज 2 क्लास के लिए कॉलेज जाने दीजिए ना। हम क्लास खत्म होते ही सीधा घर आ जाया करेंगे। बिटिया, बस यही एक काम हम तुम्हारे लिए नहीं कर सकते। हम तुम्हें बाहर ऐसे ही नहीं जाने देंगे। और फिर हमारी एक ही शर्त थी ना कॉलेज के बारे में, कि तुम कॉलेज सिर्फ एग्जाम देने जाओगी। हाँ, याद है ना? बाबूजी, आप हम पे भरोसा रखिए, हम वहाँ किसी लड़के से बात नहीं करेंगे। बिटिया, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन दुनिया पर नहीं है। बाबूजी, हम तंग आ गए हैं आपकी कैद में रह के, दम घुटने लगा है हमारा। मंदिर जाना हो या सब्जी लेने, आप हमें हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखते हैं। कोई दोस्त भी नहीं है हमारा। क्यों, वो इमली नहीं है? बाबूजी, इमली 10वीं फेल है, वो अपनी पढ़ाई कब की छोड़ चुकी है। और हमें कुछ ऐसे दोस्तों से बात करनी है जिनका मानसिक स्तर हमारे जैसा हो, जो हमें समझ सके। तुम्हारे वो फ्रेंड बुक वाले भी तो दोस्त हैं। मैंने देखा है, पूरे 18 दोस्त हैं। बाबूजी, वहाँ पर भी आपने एक एक को चेक किया है और किसी नए व्यक्ति से तो आप फ्रेंड बुक पे भी बात नहीं करने देते। और 18 में से 10 तो हमारे रिश्तेदारी हैं, बुआ जी, फूफा जी, उनके 8 साल के बच्चे, बस यही दोस्त हैं। कोई असली दोस्त है ही नहीं हमारा। अरे वो नेत्रा है ना तुम्हारी दोस्त, जिससे तुम फोन पर बातें करती हो। बाबूजी, उससे भी आप कहाँ मिलने देते हैं, और फोन पर सिर्फ काम की ही बात हो पाती है। अरे तो इसके अलावा और क्या बात करनी है? बाबूजी, मैं 20 साल से ज्यादा की हो चुकी हूँ, माँ भी साथ नहीं रहती है, उनसे भी साल में 1 या 2 बार ही मिलना हो पाता है। और मैं एक लड़की हूँ बाबूजी, कुछ बातें ऐसी होती है जो एक लड़की सिर्फ एक लड़की से ही कर सकती है और एक दूसरी लड़की ही समझ सकती है। ठीक है बिटिया, तुम उस लड़की को घर पर ले आओ, लेकिन ध्यान रहे
उस लड़की से पहले हम बात करेंगे, उसके बाद तुम बात करना, ठीक है? लेकिन हमारी कॉलेज वाली शर्त वही रहेगी। जी बाबूजी। आप खुश? पापा क्या करते हैं तुम्हारे? जी पापा टीचर हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिनकी। घर में और कौन कौन है आपके? जी एक छोटा भाई है, वो अभी स्कूल में ही है, और मम्मी है। बुरा ना मानो तो एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे। देखो, बुरा लगे तो आप मत बताना, लेकिन झूठ मत बोलना, ठीक है? हाँ, कोई बॉयफ्रेंड है आप? जी बॉयफ्रेंड बनाना तो मुझे आते ही नहीं, मतलब कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। लड़कों से कोई दोस्ती वगैरह कुछ इस तरह का? हाँ कॉलेज में है ना कुछ दोस्त। देखो, ध्यान रखना एक बात का, ये दुनिया। अरे बस बस बाबूजी, हो गई ना आपको तसल्ली, अब हम जाएं अंदर। ठीक है, चलिए। यार कितना पकाते हैं तेरे पापा। अरे लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम्हारा सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है या सिर्फ बाबूजी के सामने ऐसा बोला? अरे मैं तो सच बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? यही कि भाई मुझे लड़कों वड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लड़कियां पसंद है, और आपकी ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। यार लेकिन सुरेखा कुछ भी हो, तेरे पापा हैं बड़े विलन टाइप के। अरे नहीं यार, मेरे बाबूजी दिल के बहुत अच्छे हैं, और ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी किसी मर्द को मेरे पास नहीं आने दिया। एक थे जो मुझे पढ़ाने आते थे, एक मास्टर जी। अच्छा, फिर तो जरूर कोई कांड हुआ होगा। अरे सुन तो, शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन बाद में मास्टर जी कुछ अजीब सी बातें करने लग गए। बोलते थे कि बेटा, जब मैं तुम्हें पढ़ा के चली जाऊं उसके बाद ही नहाने जाया करो। क्या? हाँ, शुरू में तो मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो बोलते थे कि पढ़ाई के बाद नहाने से जो भी पढ़ो वो दिमाग में समा जाता है। तो वो मेरे पीछे ही पड़ जाते थे, तो जब वो चले जाते थे तब मैं नहाने जाती थी। लेकिन एक दिन उनकी चोरी पकड़ी गई। आज जो पढ़ाया है कल वो अच्छे से कर लेना। जी मास्टर जी। अब हम जाएंगे, क्या करोगी? पापा के लिए वो अरे भूल गई, हम हमेशा क्या बोलते हैं पढ़ने के बाद करने के लिए? नहाने जाएंगे। नहाने से क्या होता है? जो पढ़ा है वो सारा दिमाग में समा जाता है। वेरी गुड। ओह माय गॉड, वो तुझे नहाते हुए देखता था। हाँ यार, और वो इस बात पे खुद जोर डालता था कि मैं उसके पढ़ाने के बाद ही नहाने जाऊं। पर उसके पास चाबी कहाँ से आई? बाबूजी ने दी थी, उन्हें क्या पता कि वो ऐसा करेगा। फिर तुझे कैसे पता चला? एक दिन बाबूजी की तबीयत खराब थी तो वो घर पे ही थे, और जब मास्टर जी मुझे पढ़ाने आए तो उन्हें लगा कि बाबूजी रोज की तरह बाहर गए हैं। और जब मैं उनके पढ़ाने के बाद नहाने गई तो मास्टर जी चुपके से घर के अंदर आ गए। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे बाप रे, फिर तो आया नहीं होगा वो। नहीं, वो आया तो नहीं, लेकिन एक दिन हमारी पड़ोसी को मिल गया था, तो उनसे बोला घनश्याम जी ने जो मेरे साथ किया है उन्हें उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तो चोरी, ऊपर से। अच्छा है मैं मर्द नहीं हूँ, तेरे बाबूजी मुझे आने से तो रोकेंगे नहीं। थैंक यू यार नेत्रा। अरे इसमें थैंक यू क्या यार। इंडिया, पहली बार हम तुम्हें घर छोड़कर जा रहे हैं, वो भी अकेले। कुछ भी ऐसा नहीं करना कि तुम्हें अकेले छोड़कर जाने के बारे में हमें पछताना पड़े। बाबूजी अब चिंता मत कीजिए, हम घर पर ही रहेंगे। और एक बात, रात को सोते समय दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना, ठीक है? किसी को घर पर बुलाना नहीं।
अच्छा बेटी। बाबूजी, अरे बिटिया कैसी हो तुम? जी बाबूजी हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये क्या पोशाक पहन रखी है तुमने? हाँ? कुछ नहीं बाबूजी, हम चेंज कर रहे थे। आप वापस कब आ रहे हैं वैसे? बिटिया कल ही की वापसी है। और ये नेत्रा कैसी है? वो भी ठीक है बाबूजी। हाँ देखो, तुम दोनों लड़की लोग मिलकर ना उधम नहीं मचाना। हाँ ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी। एक बिटिया का बाप भी तो हूँ, तो चिंता करना तो मेरा हक बनता है। बाबूजी हमने गैस पर कुछ रखा है, हम देख कर आते हैं। ठीक है बेटा। फोटो खींचते हैं। सुरेखा बिटिया। हाँ बिटिया बोलो। तुम्हें क्या सच में सिर्फ लड़कियां ही पसंद है? हाँ, कभी किसी लड़के के साथ रही हो? मुझे मेरा पता है। मुझे तो तुझ जैसी की तलाश थी। ठीक है। बाबूजी आपका काम कैसा रहा? काम ठीक रहा बेटी, अच्छा रहा। अरे सुरेखा, बाबूजी के लिए पानी लेके आ। और हाँ, मेरे लिए चाय भी चढ़ा देना। बेटी मेरे लिए बना देना। बाबूजी मैं आपके अलग से बनाती हूँ। ये नेत्रा को ना अदरक और काली मिर्च वाली चाय कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो पहले मैं इसकी बना देती हूँ, फिर इसे निकलना है। बाबूजी आप जब तक फ्रेश हो जाइए। बेटी जरा अपना फोन देना। अब मेरे फोन की बैटरी ना जरा ऑफ हो गई है, एक अर्जेंट फोन करना है। दो ना बेटी।
मैं भी साथ में चलती हूँ चाय बनाने। घनश्याम जी हैं? बाऊजी, 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 बाहर कोई आए हैं। कोई आदमी है, आपके लिए पूछ रहे हैं। उनके पास बैग भी है। अंदर बैठा हूँ। जी बाऊजी। जी आइए। जी। प्लीज बैठिए। नमस्ते नमस्ते। बस बस खुश रहो। और बताइए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं अंकल, कोई दिक्कत नहीं। हमारी बिटिया सुरेखा, और सुरेखा ये है रुपेश। अरे वो अपनी बिजनौर वाली मौसी नहीं है, अरे उनकी ननद के लड़के हैं ये। और हमारी बिटिया ना कॉलेज से बीएड कर रही है। बेटा मैं जरा नहा के आता हूँ। जी जी। मुझे क्या बहुत ही अर्जेंट काम से बाहर जाना है। बेटा सुरेखा, तुम एक काम करना, चाय नाश्ते के बाद ना वो बाहर वाला कमरा दिखा देना इन्हें। कमरा? हाँ हाँ, अरे वो बाहर वाला दिखा देना, कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे ये, जी बाबूजी। है ना? बेटा मैं आता हूँ जरा ना। अंकल वो बद्रीनाथ कंस्ट्रक्शन का ऑफिस यहाँ से कितना दूर है? बिटिया चाय नाश्ते के बाद तुम्हें कंस्ट्रक्शन की ऑफिस दिखा देगी। बिटिया तुम तो जानती हो ना, तुम चिंता क्यों करते हो, बिटिया दिखा देगी। जी। हाँ लेकिन मैं कैसे? अरे बिटिया कैसे क्या, अरे बाहर से ऑटो पकड़ना और ऑटो सीधा बद्रीनाथ कंस्ट्रक्शन ले जाएगा, है ना? कितनी सीधी बात है। बेटा मैं जरा नहा के आता हूँ। जी। आपने बीएड करा है? हाँ। आप क्या कर रहे हैं पढ़ाई में, अगर आप बताना चाहें तो? अरे बिल्कुल, मैंने बीएससी कंप्लीट करा है और कंस्ट्रक्शन में एक डिप्लोमा भी, और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आपके लिए नाश्ते में क्या बना दूँ? अरे नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, आपका उपवास है? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जो भी आप नाश्ते में बनाती हैं वही बना लीजिए, कुछ मेरे लिए स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है आपको। हमें कुछ खास तो बनाना आता नहीं है, बस आलू के पराठे और सब्जी पूड़ी बना लेते हैं। अभी सब्जी पूड़ी बनाने की ही तैयारी कर रहे थे। चलिए तो आज पूरी सब्जी खा लेते हैं। जी चलिए, हम आपको पहले आपका कमरा दिखा देते हैं। जी जरूर। आइए। आपको कुछ भी जरूरत हो आप बताइएगा। हाँ जी शुक्रिया। अभी आप थोड़ा आराम करेंगे या फिर आप? अरे नहीं नहीं, मेरा इंटरव्यू है, मुझे जल्दी निकलना है। जी ठीक है। जी। जी। बिटिया रास्ता तो पता है ना? जी बाबूजी। हाँ, कहाँ जा रही? वो मैं अपना फोन अंदर भूल गई थी। फोन अरे लेने जा तो रही। फोन मैं दे देता हूँ। और देखो बेटा, इंटरव्यू वगैरह जो होते हैं ना, यहाँ पर सही समय पर पहुँचना अच्छा होता है। जी जी ठीक है? तो सही समय पर पहुँचो, है ना? जी बाबूजी।
सुरेखा सुरेखा बाहर गई हुई है। अकेली? अकेले नहीं, रुपेश के साथ गई है। कौन रुपेश? एक लड़का है। आपने इसे लड़के के साथ अकेले भेज दिया? तुम्हें क्या काम है वो बताओ ना। जी कोई खास काम नहीं, उसे कई बार फोन भी किया पर फोन नहीं उठा रही वो, पता नहीं क्यों। देखो अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ, अब मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ। जी जी नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। अरे बिटिया कहाँ जा रही हो? जी वो सुरेखा सुरेखा बाहर गई हुई है। बाहर? अकेली? अकेले नहीं, रुपेश के साथ गई है। रुपेश? कौन रुपेश? एक लड़का है। अरे लेकिन तुम इतना क्यों पूछ रही हो? आपने इसे लड़के के साथ अकेले भेज दिया? हम अपनी बिटिया को कहाँ किसके साथ भेजें, इसका निर्णय तो हम ले ही सकते हैं ना। तुम्हें क्या काम है वो बताओ ना। तुम्हें क्यों मिलना है उससे? जी कोई खास काम नहीं, उसे कई बार फोन भी किया पर फोन नहीं उठा रही वो, पता नहीं क्यों। अरे फोन वो घर पे भूल के गई इसलिए नहीं उठा रही। तुम बताओ तुम्हें क्या काम है? तुम क्यों मिलने आई हो उससे? देखो अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ, अब मैं उसकी देखभाल कर सकता हूँ। हम संभाल लेंगे जो भी बात है, ठीक है? जी अब क्या है बेटा, हम क्या थोड़े पुराने ख्यालात के, इसलिए हमने अपनी बिटिया को ना 8वीं तक तो स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद फिर मास्टर जी घर पर ही आने लगे। अरे ये तो बोलती थी कि मैं तो फेल हो जाऊंगी, पास ही नहीं होंगी, 10वीं में फेल हो जाऊंगी, 12वीं में हो जाऊंगी, लेकिन ये अच्छे नंबरों से पास हुई। देखो हमारी जितनी समझ थी हमने उस हिसाब से अपनी बिटिया की अच्छे से परवरिश की। बाबूजी छोड़िए नहीं सारी बातें। छोड़ने नहीं, हम हमको कहने दो। जो क्या है कॉलेज की बात है ना, तो हमने इनसे बोल दिया था कि कॉलेज जाना है तो सिर्फ एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि हमको पता है वहां लड़का लड़की पढ़ने नहीं जाते हैं, बाकी दूसरे काम करते हैं। आओ बिटिया। हमारी तहसील की हर लड़की कॉलेज जाती है, एक हमें छोड़ के। वो क्या नाम है, वो इमली नहीं जाती? बाबूजी इमली 10वीं फेल है, उसने स्कूल पूरा नहीं किया, वो कॉलेज कैसे जाएगी? और आपको ये बात पता है, आप फिर भी हमेशा उसी का उदाहरण देते हैं। बेटा रुपेश, हम तुम्हारे परिवार को ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन जहां तक तुम्हारे पिताजी की बात है, उनसे जितनी बार भी मिले हैं ना, बहुत ही सुलझे हुए इंसान लगे हमें। हाँ, और विचारों में भी एकदम पक्के। अंकल इन्हीं सब बातों के कारण उनकी याद बनी रहती है। तो है। हाँ बेटा। जी जी। खाना बहुत अच्छा बनाया आपने। नेत्रा कहाँ मैडम? फोन कर रही हूँ, घर भी आई हो, कहाँ तुम? क्या बताएं यार, तो मैं बहुत व्यस्त चल रही हूँ, लेकिन तू घर कब आई थी? भाऊजी ने नहीं बताया तुझे? कल जब तू बाहर गई थी। भूल गए होंगे शायद। भूल नहीं गए होंगे, बताना नहीं चाहते होंगे। नहीं यार, वो ऐसा क्यों करेंगे? वैसे है कौन ये रुपेश? चक्कर क्या है तेरा इसके साथ? हमारे घर का एक दूर का रिश्तेदार है, नौकरी के सिलसिले में आया है, अभी बाबूजी के साथ ही बाहर गया हुआ है। चल अंदर चलते हैं थोड़ी देर के लिए। नहीं यार, हमें रात के खाने की तैयारी करनी है, बाबूजी हमें बता के गए हमें क्या क्या बनाना है। आधे घंटे में क्या होगा, चल ना। नहीं, तू पहले हमारी मदद कर दे प्लीज। इतनी जल्दी आ गए आप? मैं वो डॉक्यूमेंट ले जाना भूल गया था। अच्छा वैसे इंटरव्यू कैसा रहा, कुछ बैठा जॉब का? इंटरव्यू तो अच्छा था, मुझे लगता है घनश्याम जी ने मेरे लिए बद्रीनाथ कंस्ट्रक्शन में बात कर रखी थी, तो वहाँ पे इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं था। हो
हो सकता है। मैं ले लूँ। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। क्या क्या ये सब? सुरेखा की जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि वो अपने घर में किसी पराये मर्द के साथ अकेली थी। इस बात से सुरेखा थोड़ी हैरान भी थी कि उसके बाबूजी ने इस तरह घर में उसे अकेला छोड़ दिया था, शायद दूर की रिश्तेदारी के कारण। लेकिन सुरेखा और नेत्रा दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। नेत्रा को सिर्फ लड़कियों में ही दिलचस्पी नहीं थी, वो समलैंगिक थी। लेकिन सुरेखा को अपने व्यक्तित्व की पहचान होना बाकी था। असल में सुरेखा के बाबूजी ने उसे असल दुनिया से इतना दूर रखा था कि वो अच्छा बुरा, अपनी पसंद नापसंद, ये सब फैसले लेने में पूरी तरह असमर्थ थी। अब रुपेश के घर पर आ जाने से सुरेखा रुपेश की आवभगत में व्यस्त हो गई, और यही कारण था कि ना तो उसकी नेत्रा से फोन पर बात हो पा रही थी और ना ही नेत्रा घर पर उससे मिलने आ पा रही थी। धीरे धीरे नेत्रा का गुस्सा धीमी आंच पर उबल रहा था। रुपेश बेटा, मैं थोड़ा बाहर टहलने जा रहा हूँ, चलोगे साथ में? जी। आओ। रुपेश, तुमने बहुत ही साहस का परिचय दिया है अपने परिवार में। इतने जल्दी अपने माँ बाप को खो देना ये बड़े दुख की बात है, मैं ये समझ सकता हूँ। और फिर तुमने अपनी बहन की भी शादी की। पापा होते तो शादी और धूमधाम से होती। आओ बैठ के बात करें। जी। रुपेश, तुम अब अपनी आगे की जिंदगी को किस तरह देखते हो? अभी तो मैं सिर्फ जॉब करना चाहता हूँ और मेरे घर के कुछ लोन्स भी हैं, तो मुझे वो भी चुकाना है। तो मेरा फोकस ये है कि मैं अभी सिर्फ जॉब करूँ। अब तुम्हें मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, और सुन के जल्दबाजी में कोई रिएक्ट नहीं करना। कुछ दिन लेना सोचने के लिए, उसके बाद कहना, ठीक है? जी। हमने सुरेखा को बहुत ही बंदिशों से पाला। इनकी माँ से अलग होने के बाद हमारा तो इस दुनिया से विश्वास ही उठ गया। अब चाहे तुम इसे हमारी बेटी का मोह कह लो या पैसे का दबदबा, जो चाहे समझ लो, शादी के बाद हम अपनी बिटिया को अपने से अलग देखना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम ऐसा लड़का देख रहे हैं कि जिसका अपना कोई परिवार ना हो और जो शादी के बाद हमारे साथ रह सके। नहीं, अगर वो चाहेगा तो हम साथ में रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर शादी के बाद हमें दूसरे शहर भी जाना पड़ा ना, तो हम ये घर बेच के दूसरे शहर भी चले जाएंगे, ताकि वो घर जवाई वाली बात भी आई गई हो जाए। समझ रहे हो ना बेटा? बस हम अपनी बिटिया को अपने से दूर नहीं रख सकते। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मैं इस बात का क्या मतलब समझूं? तुम हमारी दूर की मौसी के ननद के लड़के हो। इस तरह से हमारा जो रिश्ता है ना, वो काफी दूर का हुआ। मतलब ये कि तुम दोनों की शादी हो सकती है, और तुम मुझे बहुत पसंद हो। अगर तुम भी ऐसा ही सोचते हो तो मेरी तरफ से हाँ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अभी कैसे रिएक्ट करूं। देखो बेटा, जल्दी में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से सोच लो, फिर तुम्हारी बहन भी है, उससे सलाह ले लो। हाँ? देखो बेटा, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन जो मेरा घर जवाई होगा उसे एक साथ ये सब मिल जाएगा, और साथ में मेरी प्यारी बिटिया भी। तो तुम इत्मीनान से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। हाँ बेटा जी। तेरे बाबूजी किसी पराये मर्द को तुझसे 100 मीटर दूर से भी नहीं निकलने देते, और ये तेरे घर में बैठा हुआ है, और उसकी तो जॉब की बात भी तेरे बाबूजी ने की है ना? हाँ, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। तुम छोड़ो ना ये सब, क्यों ये बेकार की बातें लेके बैठ गई हो? सुरेखा, मैं तुम्हारे लिए
माफ कर दे यार, गलती हो गई। हम पूरा दिन घर में काम करते हैं और जब भी तुम्हें फोन करने का सोचते हैं तो बाबूजी या वो रूपेश। सही जोड़ी जम रही है तेरी उस रूपेश के साथ। ऐसा कुछ नहीं है यार। क्यों झूठ बोलती है? पसंद है ना वो तुझे? वो सिर्फ दूर का रिश्तेदार है। दूर का रिश्तेदार? मैंने सुना था उस दिन वो तेरे बाबूजी को घनश्याम जी कह के बुला रहा था। अगर वो दूर का रिश्तेदार होता तो तेरे बाबूजी को नाम से बुलाता। वो हमसे अभी अभी मिला है, उसे खुद समझ नहीं आ रहा होगा कि उसे क्या बुलाना है। तेरे बाबूजी किसी पराये मर्द को तुझसे 100 मीटर दूर से भी नहीं निकलने देते। और ये तेरे घर में बैठा हुआ है और उसकी तो जॉब की बात भी तेरे बाबूजी ने की है ना? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। तुम छोड़ो ना ये सब, क्यों ये बेकार की बातें लेके बैठ गई हो? अभी हम यही हैं तुम्हारे पास। अभी तो है, फिर चली जाएगी। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। सुरेखा, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबी। सॉरी 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 सॉरी। दरवाजे लॉक करने चाहिए थे ना। देखो, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। कैसा समझ रहा हूँ मैं? तुमने जो कुछ भी देखा वो प्लीज बाबूजी को मत बताना। नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगा बाबूजी को? मैं बाबूजी से कुछ नहीं कहने वाला। अब सुल्तानपुर पहुंचकर मुझे अपने परिवार से तो कुछ कहना पड़ेगा ना। वहां से बात तुम्हारे बाबूजी तक पहुंच जाए। नहीं रूपेश, गजब हो जाएगा। बाबूजी का नाम पूरी बिरादरी में, और लोग क्या क्या कहेंगे। रूपेश प्लीज ऐसा मत करो। अगर तुम चाहती हो मेरा मुंह बंद रहे तो मैं जैसा कहता हूँ ऐसा करती जाओ। मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। क्या? तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें हमेशा बाहर के लोगों से दूर रखा। पता है क्यों? क्योंकि बाहर के लोग बुरे होते हैं, घटिया होते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। जब मैं तुम्हारे घर आया था ना, तुम्हारा रिश्तेदार बन गया, तो मैं एक अलग इंसान था। लेकिन मुझे अब तुम्हारी कमजोरी पता चल गई है। अब मैं एक अलग इंसान हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रूपेश? अरे 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 नहीं 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 नहीं, अरे रोते नहीं है। मेरा तुम्हारा इज्जत लूटने का कोई इरादा नहीं है। वो तुमने जो गहने बनवाए हैं वो सब मुझे दे दो। देखो रूपेश प्लीज ऐसा मत करो। तुम एक लड़की के साथ क्या क्या करती हो तुम्हें पता है? अंदाजा है तुम्हें? ये तो बहुत छोटी सी बात है तुम्हारे लिए, इसमें कौन सा तूफान आ जाएगा? देखो रूपेश, वो गहने बाबूजी ने हमारी शादी के लिए बनवाए थे। शादी तो तब होगी ना जब इज्जत बचेगी। और मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं अपना दिमाग बना कर आया हूँ। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो रूपेश। अरे पागल लड़की, रोने की क्या जरूरत है? ये दुनिया ऐसे ही काम करती है। दुनिया बुरे लोगों का बोलवाला है। अब देखो, मुझे मौका मिला है तो मैं फायदा तो उठाऊंगा ना। कहाँ रखें गहने? अरे कहाँ रखें गहने? पूछ रहा हूं ना कुछ। अच्छा सुनो, ये बात हम दोनों के बीच में रहना चाहिए। तुम्हारी उस दोस्त को तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। समझ में आ रहा है तुम्हें? वरना तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे परिवार की इज्जत, तुम्हारे बाबूजी की इज्जत धूल में मिल जाएगी। याद रखना मेरी बात। अरे एक सच बात कहूं, वो तुमने पहले दिन सब्जी पूरी बहुत प्यारी बनाई थी। मतलब मजा आ गया था खाकर। लड़की अच्छी हो तुम।
और इतना रोया मत करो। घनश्याम जी, आपने सबसे पहले बॉडी को कितने बजे देखा था? सुबह करीब 8 बजे। कहाँ पे थी बॉडी? जी वो रूपेश के बाथरूम में। जी मैं उसे उठाने गया था सुबह, तो मैंने देखा कि उसके बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो फर्श पर पड़ा हुआ है। उसके सर से खून निकल रहा था। हमने भागकर पड़ोस से डॉक्टर को बुलाया, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। उन्होंने जब पल्स चेक किया तो आपसे उनका क्या रिश्ता है? जी वो मेरी बीवी की कज़न के बहन के दूर के रिश्तेदार थे। और घर में कौन कौन था सुबह के वक्त? जी मेरी बिटिया सुरेखा और उनकी दोस्त नेत्रा। आपने उन्हें आखिरी बार जिंदा कब देखा था? जी रात को ही, खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले गए थे। किसी तनाव में थे क्या? जी नहीं, उनकी तो जॉब भी लग गई थी, वो तनाव में बिल्कुल नहीं थे। सुरेखा जी? जी नहीं, कोई तनाव नहीं था। और नेत्रा, आपने उन्हें कब देखा था जिंदा? जी मैं तो आज सुबह ही आई, और कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ आई थी तभी मैंने रुपेश को लास्ट देखा। आप इतनी सुबह यहाँ? ऐसे कौन से जरूरी काम थे? जी मैं कॉलेज जाने से पहले सुरेखा से एक बुक लेने आई थी। सुरेखा जी, आप सुबह कितने बजे सोकर उठी आज? जी 6 बजे। उसके बाद आपने क्या किया? जी बस फ्रेश हुई और चाय बनाई। अच्छा, जब रुपेश बाथरूम में गिरा तो कोई आवाज़ आई थी आपको? नहीं, कोई आवाज़ नहीं आई थी। लेकिन हम तो सुबह उठे थे ना, ये सब तो रात को। क्या रात को? आपको कैसे पता कि डेथ रात को हुई थी? नहीं, कुछ पता नहीं। हम तो अंदाजा लगा रहे थे, शायद रात को हुआ हो। और इस घर के मुख्य द्वार की चाबी किस किस के पास रहती है? एक चाबी तो हमारे कमरे में रहती है, लेकिन क्या है, मास्टर जी पढ़ाने आए थे हमारी बिटिया को, तो कुछ समय के लिए हमने उनको दे दी थी और वापस फिर हमने ली नहीं। क्या उन पर आपको शक है? जी शक तो है, क्योंकि वो अच्छे आदमी नहीं थे। उन्होंने एक बहुत ही गिरी हुई हरकत की थी, जिसकी वजह से हमने उन्हें सबक भी सिखाया था। तो ऐसे व्यक्ति से आपको घर की चाबी वापस लेनी चाहिए थी ना? ठीक, चाबी जो रुपेश के साथ हुआ उसमें क्या मास्टर जी का कोई हाथ हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारे एक पड़ोसी ने बताया था कि वो धमकी दे रहे थे कि इन्हें मैं बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगा। क्यों मास्टर जी, आपके बड़े चर्चे का पता चल रहा है हमें? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। हवालात में जाने के बाद सब कुछ याद आ जाता है। जरा ढंग से याद करके बताइए, घनश्याम जी के घर के चाबी का क्या किया आपने? गंगा मैया की सौगंध, हमने तो वो चाबी उसी दिन तालाब में डाल दी थी जिस दिन उन्होंने मुझे निकाल दिया था। उस दिन घनश्याम जी का एक पड़ोसी भी मेरे साथ में था, आप उनसे ही पूछ लीजिए। आज कहाँ थे आप? जी घर पे ही था। अच्छा, और इस बात का क्या सबूत है कि किसी और के यहाँ आपने फिर से ताका झाकी नहीं की? यकीन करिए मालिक, मैं सुधर चुका हूँ, यकीन करिए। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। तुम्हें क्या सच में सिर्फ लड़कियां ही पसंद है? कभी किसी लड़के के साथ रही हो? मुझे तो तुझ जैसी की तलाश थी। जिन बंदिशों में आपने अपनी बेटी को बांध रखा था ना, वो उन बंदिशों से आजाद हो चुकी है घनश्याम जी। क्या मतलब? जिस बाहर की दुनिया पे आपका विश्वास नहीं था ना,
उसी बाहर की दुनिया की हवा सुरेखा को लग चुकी है। पहेलियां मत बुझाओ, जो भी कहना है साफ साफ बोलो। मैंने सुरेखा को नेत्रा के साथ हम बिस्तर होते हुए देखा है घनश्याम जी। ये तुम क्या कह रहे हो? वो लड़की नेत्रा समलैंगिक है, लेस्बियन कहते हैं अंग्रेजी में। क्या हुआ घनश्याम जी, मुझे इस तरह से क्यों बुलाया? जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलवाया कि मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। क्या बात करनी है? वो रूपेश अपनी मौत से पहले मुझसे मिलने आया था। अरे रूपेश, तुम कहाँ से आ रहे हो? वो मैं अपना कुछ सामान सुरक्षित जगह रखने गया था। क्या सामान था कुछ। आप जरा अंदर चलेंगे, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना है। हाँ चलो। घनश्याम जी, मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में सोचा और मुझे लगता है मेरे लिए इससे अच्छा प्रस्ताव क्या हो सकता है कि मेरी शादी भी हो जाए और मेरे आर्थिक संघर्षों का अंत भी। लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई है जिस पे आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या हो गया? जिन बंदिशों में आपने अपनी बेटी को बांध रखा था ना, वो उन बंदिशों से आजाद हो चुकी है घनश्याम जी। क्या मतलब? जिस बाहर की दुनिया पे आपका विश्वास नहीं था ना, उसी बाहर की दुनिया की हवा सुरेखा को लग चुकी है। पहेलियां मत बुझाओ, जो भी कहना है साफ साफ बोलो। मैंने सुरेखा को नेत्रा के साथ हम बिस्तर होते हुए देखा है घनश्याम जी। ये तुम क्या कह रहे हो? वो लड़की नेत्रा समलैंगिक है, लेस्बियन कहते हैं अंग्रेजी में। कॉलेज में सब जानते हैं, इन्हें सिर्फ लड़कियों में दिलचस्पी होती है, लड़कों में नहीं होती। अब सुरेखा भी समलैंगिक है या वो उसके बहकावे में आ गई है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा घनश्याम जी, और आपकी तो इतनी तजुर्बेकार आंखें हैं, आपके सामने ये सब हो गया। दुनिया भर के लड़कों से तो अपनी बेटी को बचाते रहे और एक लड़की से आपने दोस्ती होने दी, यहीं आप चूक गए। देखो, हमारी बेटी अभी कच्ची उम्र में है, उसे इन अच्छी बुरी बातों का कोई पता नहीं है। ये बात सिर्फ तुम जानते हो, तुम ये किसी से कहना मत, किसी से बोलना मत। नहीं नहीं घनश्याम जी, मैं किसी से क्यों कहूंगा? किसी को बताने से क्या फायदा? फायदा तो तब है जब आप मुझे ये राज रखने के लिए एक अच्छी कीमत चुकाएंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बकवास की जा रहे हो तुम? कुछ पता नहीं तुम्हें क्या बोल रहे हो? नहीं घनश्याम जी, कल तक मैं मजबूर था, मेरी मजबूरी से आप अपनी बेटी के लिए घर जमाई ढूंढ रहे थे। अब आपकी मजबूरी से थोड़ा पैसा बनाना तो बनता, क्या गलत है इसमें? तुम जानते नहीं किससे पंगा ले रहे हो तुम? मैं जानता हूं, मैं एक बाप से पंगा ले रहा हूं जो अपनी बेटी के लिए पति बल्कि घर जमाई ढूंढने निकल रहा था। अब आप तय कर लीजिए घनश्याम जी, अगर ये समलैंगिक वाली बात बाहर आ गई तो दामाद तो छोड़िए, दामाद का दा भी नसीब नहीं होगा आपको, और फिर शायद सुरेखा की शादी नेत्रा से करनी पड़ जाए। देखिए घनश्याम जी, माँ बाबूजी के गुजरने के बाद मैंने एक ही बात सीखी है, जिंदगी में जो चीज पहले आए या तो आप उसका फायदा उठा लो या वो आपका फायदा उठा लेगी। अब समय मत खराब कीजिए, मुझे ये बताइए कि हर महीने मुझे कितनी कीमत चुकाएंगे और तारीख बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? और 5 सेकंड में सब कुछ हो गया। मारना पड़ा उसे, ब्लैकमेल कर रहा था हमें एक मोटी रकम के लिए, और ना देने की सूरत में वो हमारी बिटिया को पूरी सोसाइटी के सामने बदनाम करने की धमकी दे रहा था। तो क्या करता मैं? मजबूरी में मारना पड़ा उसे। हमारी बिटिया की जिंदगी का सवाल था ये। तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे आपने? कहीं किसी को बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारी किए हुए पाप की सजा ऊपर वाला हमारी बिटिया को दे। खून हुआ है उसका,
और अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो हम हैं। हमने रूपेश को बुलाया था ताकि हम अपनी बिटिया की शादी उससे कर सके। नेत्रा और हमारी बिटिया की बढ़ती हुई नजदीकियां हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। और बताएं हम आपको, रूपेश की जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती कि वो हमारी बिटिया से शादी कर लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए हमें उसे मारना पड़ा। जब गुस्सा दिल और दिमाग पे हावी हो जाता है तो इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता, और जैसा घनश्याम ने किया वैसे जुर्म हो जाते हैं। रुपेश के कत्ल के जुर्म में घनश्याम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन असली जुर्म घनश्याम ने अपनी बेटी सुरेखा पर किया था। उसकी आजादी पर पूरी तरह अंकुश लगाकर, उसे अपने अनुसार चलाकर। हाँ, जीवन में कुछ बंदिशें आवश्यक होती हैं, लेकिन बंदिशें ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी इंसान का दम घुटने लगे, उसकी आजादी में खलल पड़े, या फिर वो हालातों को किसी जुर्म की ओर मोड़ दे। और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो अपने आसपास कुछ भी गलत होता हुआ देखे तो उसे सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखता ही ना रहे, बल्कि आवाज उठाए। तो अगले एपिसोड में एक नई कहानी लेकर मैं आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक देखते रहिए क्राइम केस, जुर्म का सर्वनाश। जय हिंद।